अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज एक एक्सप्लोजिव और अनएक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। तारीख में पहली बार डीजी आईएसआई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, डीजी आईएसपीआर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। ये कहा गया कि ये अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड और एक्सप्लोजिव जो उसमें जो कंटेंट उन्होंने दिया गया, इस कंटेंट ने नाज़रीन के बहुत हद तक काफ़ी महीनों से घड़ी गई साजिशी थ्योरीज, फिक्शन जो कि बिल्कुल फैक्ट से दूर था, फार फ्रॉम रियलिटी था, उन तमाम का भांडा फोड़ दिया। उन तमाम साजिशी थ्योरीज को बेनकाब कर दिया। झूठ, तजादात, इल्जाम तराशी की सियासत का चेहरा बेनकाब कर दिया। आज होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फैक्ट्स हैं, क्या हकायक हैं, वो क्या हैं और क्या ओपिनियन है, ये सब कुछ सामने आ गया। क्या हकायक हैं, क्या नहीं है, ये सारी तफसीलात सामने आ गई। साइफर से ही शुरू करते हुए 27 मार्च को लहराए गए खत के बारे में असल हकीकत बयान की गई कि आखिरकार उस साइफर की हकीकत क्या थी, जिसकी बुनियाद पर साजिश का पूरा बयानिया बनाया गया, उसकी हकीकत क्या थी। इसी तरह से अरशद शरीफ साहब का कत्ल अफसोसनाक वाकया, एक ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी को किस तरह कैश करने की कोशिश की गई, इस ट्रेजेडी को किस तरह मैनिपुलेट करके पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या सियासी फायदे के लिए इसको हासिल करने की कोशिश की गई। आज सब कुछ बेनकाब हो गया। आज मार्च या अप्रैल से चलाए गए इस पूरे बयानिए के टायर पंचर हो गए। ये पूरी गाड़ी जिसमें इमरान खान साहब बतौर साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई सफर कर रहे थे, उस गाड़ी के सारे टायरों की हवा इस पर टायर पंचर कर दिए डीजी आईएसपी और डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद कुछ नहीं बचा। कल फैसल वावड़ा ने, जो लंका ढाई घर के भेदी ने, वो भी एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें लॉन्ग मार्च में लाशें नजर आ रही हैं, लाशें गिरती हुई नजर आ रही हैं। असल मकसद उन्होंने बता दिया था। साइफर से ही शुरू करते हैं 27 मार्च को लहराए गए खत के बारे में, और डीजी आईएसआई ने इमरान खान साहब का जो नैरेटिव रहा है, जिस तरह से वो आला क़यादत को फौज की टारगेट करते रहे, क्या कहा डीजी आईएसआई ने, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। क्या कहा उन्होंने कि मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार की क्या पस मंजर है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादिक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। और बगैर शवाहिद के ये सब कहा गया, और साथ साथ मुलाकातें भी हुई, रात की तारीकी में मुलाकातें हुई, सुबह इल्जाम तराशियां हुई। इल्जाम तराशी का सिलसिला ताहाल नहीं रुका। बतौर सियासी क़यादत मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, लेकिन इस तरह के इल्जाम जो कि घिनौने इल्जाम थे, पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत पर लगाए गए और मुसलसल तवातर के साथ लगाए गए, बिना किसी फैक्ट, बिना किसी एविडेंस के लगाए गए। ये साजिशी थ्योरियां बनाकर अपने वोटर्स को दी गई और वोटर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की गई। यही नहीं, अरशद शरीफ साहब की जो जिस तरह उनको कत्ल किया गया, उस बारे में भी कुछ अहम हकायक आज कौम के सामने आए। इन अहम हकायक के जरिए हमें यह पता चला कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं थी। एक थ्रेट लेटर जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जारी किया, उस थ्रेट लेटर के पीछे भी कोई सदाकत या कोई ठोस एविडेंस नहीं थी। इसी तरह से अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जिस तरह यहां से भेजा गया दुबई, उसने भी बहुत से शकूक व शुबहात, बहुत से सवालात को जन्म दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर अरशद शरीफ साहब के जाने पर और उनके पूरे यहां से पाकिस्तान जाना और इस पूरे जो हादसे के सान्हे के ऊपर क्या कहा है, पहले शॉर्ट से शुरू करते हैं कि किस तरह से उनको एक फेक, एक फैब्रिकेटेड थ्रेट लेटर जो बजाय जिसकी कोई बुनियाद नजर नहीं आती, उस बुनियाद पर उनको कहा गया कि उनको थ्रेट्स हैं। लेट्स हियर दिस पर्सन। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने स्पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मलिका इलाकों में टारगेट करना चाहते हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई कि कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को यह इतला मुहैया की कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जाएगा। इससे जाहिर यह होता है कि यह थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। जबकि इतलात भी हैं
कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको ये बावर कराया जाता रहा कि उन्हें खतरा लाहक है। बार बार एक सहाफ़ी को, एक जानतदार सहाफ़ी को बावर कराया गया कि आपकी जान खतरे में है, आपके थ्रेट आपको आ रहे हैं। ये थ्रेट लेटर अगर असली था, आज हमने ये कोशिश की कि उसको वेरीफाई कर सके, तो ओन किया इसको खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि हमने ये जारी किया था। कहा यह गया कि सीएम साहब ने, जिस तरह DGISPI ने बताया कि सीएम KP ने जारी करवाया। अगर ये दुरुस्त था तो क्या TTP ने जाके कीनिया में उनको शहीद किया? ये बड़े अहम सवालात हैं। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से किस तरह निकले, इस सिलसिले में किसका किरदार क्या रहा, बहुत से अहम सवालात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए। खासतौर पर उनकी इस पूरी जो शहादत को जिस तरह कैश करने की कोशिश मखसूस ग्रुप की तरफ से की गई, पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की गई, उस बुनियाद पर आज इस हवाले से भी कड़े और अहम सवालात साइफर की तरह अरशद शरीफ साहब की किलिंग पर भी उठ गए। और क्या कहा उनके जाने के ऊपर DGISPI ने, लेट्स हियर दिस आल्सो। इबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद हमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। उसके जवाब में हमाद यूसुफ ने उन्हें बताया कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई के लिए रवाना होंगे। फिर इस हवाले से मतवातर एक बयानिया बनाया जाता रहा कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। 9 अगस्त 2022 को 4:40 पर कराची से अरशद शरीफ की दुबई के लिए एयर टिकट बुक की गई, जो कि ARY ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर इमरान के कहने पर फजल रब्बी नामी ट्रैवल एजेंट ने 5.5 लाख रुपए वसूल करने के बाद बुक की। इस ट्रैवल प्लान के मुताबिक 9 सितंबर 2022 को अरशद शरीफ को पाकिस्तान वापस आना था। एक्सप्लोजिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर ऐसे धमाका खेज, सनसनी खेज इंकशाफात हुए हैं जिसने तमाम पूरे बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवाम के सामने खोल कर रख दिया है। फैसल वावड़ा साहब कल सामने आए, उन्होंने आके इस लॉन्ग मार्च जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, कल जुमे को लॉन्ग मार्च जिसका आगाज करने जा रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च की कलई खोल दी। ये बता दिया कि इस लॉन्ग मार्च का असल मकसद क्या है। लाशें गिरेंगी, फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर के भेदी ने लंका ढा दी है। फैसल वावड़ा साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक कुछ आते हैं कि क्या कहा गया एक और एक्सप्लोजिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल रात हुई थी। लेट्स हियर दिस। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। आज आला अस्करी क़यादत ने साफ लफ्जों में बता दिया, इनफ इज इनफ, नो मोर नॉनसेंस, नो मोर फिक्शन, नो मोर फॉल्स नैरेटिव, नो मोर कॉन्स्पिरेसी। कोई झूठ नहीं चलेगा। अब बात होगी सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर, हकायक के ऊपर कि आखिरकार हकायक हैं क्या। आज सारे हकायक पाकिस्तान की आला क़यादत ने, फौजी क़यादत ने अवाम के सामने लाकर रख दिए। साइफर से शुरू हुई हकीकत को लेकर आज तक तमाम हकायक को कर दिया बेनकाब। इस ब्रेक के बाद आएंगे मजीद तफसीलात। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, उसका मुस्तकबिल क्या है, जिसमें फैसल वावड़ा साहब खुद कह रहे हैं कि खून ही खून या लाशें ही लाशें। इन सब पर तफसीली गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आज इमरान खान साहब का नैरेटिव, इमरान खान साहब का बयानिया जिस तरह से बेनकाब हुआ है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के MNA साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब चेयरमैन बराबरी पार्टी लाहौर स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। अली बलोच साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हुआ कि एक शख्स जिसकी नीयत, जिसका कंडक्ट, जिसकी बयान हर चीज़ नज़र आ रही है सामने, और हमारे कौमी इदारे भी कह रहे हैं कि वो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सच को, और इससे इंतशार भी फैल रहा है, अदम इस्तेहकाम भी हो रहा है। हुकूमत कार्रवाई क्या कर सकती है और क्यों नहीं अभी तक कोई ऐसी हतमी कार्रवाई कर रही इनके खिलाफ? अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि अगर डे 1 से इस मतलब है कि जिस तरह से ये एक
पाकिस्तान में इमरान अहमद नियाज़ी साहब इंतशार फैला रहे हैं, एक टाइम हो गया जब से अदम एतमाद हुआ है, और किस तरह से वो पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो मुल्क के इदारों को गालियां देते हैं, और जो मतलब है कि हर शोबे को गाली देते हैं, सहाफ़त को गाली देते हैं, जुडिशली को गाली देते हैं, इदारों को गाली देते हैं, इदारों में बैठे हुए लोगों को गाली देते हैं। ये भी एक टाइम था जब ये हुकूमत में थे तो इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ देते थे। मेरी ये राय है कि अगर, और ये वाकई तौर पर ये इसको शारंगेज़ी और फितना अंगेज़ी किसको बोलते हैं, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं ना। गुजारिश ये है कि अगर इस फितने को RTS सिस्टम के ज़रिए ना जितवाया जाता, अगर इसके कहने पर इसके सियासी मुखालफिन को झूठे मुकदमात में जेलों में बंद ना किया जाता तो आज इसके ये मुतालबात ना होते। आज वो तमाम इदारों से ये मुतालबा करता है कि वो इसके साथ खड़े हों जब वो के गैर जमहूरी तौर पर मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे। वो तवक्को करता है कि उसके मुखालफिन को आज भी जेलों में बंद किया जाए। वो तवक्को करता है कि अदालतें आज भी उसके हक में हर फैसला दें। वो तवक्को करता है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़े होकर। अली को भरोसा, मुझे एक बात बताइएगा, 2018 में RTS का मामला हुआ, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताएं, क्योंकि इसके बरक्स यहां पर कराची में बानी MQM थे, वो आज उसके 2 बंदे भी कहीं खड़े हो जाएं, 2 मिनट में लॉ एनफोर्समेंट आती है, एक्शन करती है, क्योंकि ये कहा गया कि जी वो रियासत मुखालिफ था उनका बयान, और वो तो था ही गद्दारी, क्या कहें उसको, उस बयान को, उसकी कोई इक्वेशन ही नहीं मिलती कहीं पे कि किसी मैच किया जा सके। इमरान खान साहब के ऊपर आप लोग गिरफ्तारी की कोशिश भी करते हैं, कानूनी कार्रवाई की कोशिश भी करते हैं, फिर लगता ही है कि आप लोग डर जाते हैं कि कोई रिएक्शन आ जाएगा अवाम का। ये क्यों है, ये खौफ सा क्यों नजर आता है गवर्नमेंट की साइड पे? अली गौहर भरोसा। नहीं, देखें, बात डर की नहीं है। आपको पता है कि केसेस इस इमरान अहमद नियाज़ी हर तरह से, जिस तरह से आपके प्रोग्राम का नाम है, ये बेनकाब हुआ है। बेनकाब हुआ है फॉरेन फंडिंग केस में, बेनकाब ये हुआ है तोशाखाना केस में, और अब जब ये अपना कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, शरंगेजी करेगा, तो कानून भी हरकत में आएगा। आज कौम को पता चल गया, बेनकाब हो गया कि वो फॉरेन फंडिंग का पैसा जो अरबों रुपए जो इसराइल इंडिया से और 14 खुफिया अकाउंट्स में आया था, जिसकी कि FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिसमें इसके लोग स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, वो पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस लिए इस्तेमाल हुआ, इसी चीज़ की तहकीकात हो रही है। लेकिन कौम के ऊपर ये आज बेनकाब हो गया है, जिस तरह से कि ISPR ने और हमारे ISI चीफ ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर ख़ास तौर पर एक सहाफ़ी के कत्ल को खान साहब ने प्लानिंग के साथ, उसमें भी एक फितना अंगेज़ी फैला, उस पर भी सियासत करने की कोशिश की है। और जो शवाहिद आज ISPR के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए हैं, वो इंतहाई भयानक और परेशान कुन है कि किस तरह से जो है ये सारे ताने माने किस तरफ जा रहे हैं और कौन बाहर भेजने वाला था। इमरान नियाज़ी ने तो खुद तस्लीम किया है। अहमद साहब को भी मैं प्रोग्राम में इससे पहले कि मुझे ब्रेक का मुझे अली गौहर साहब बता दीजिएगा, जवाद अहमद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये वाकया हमने देखा जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और एक शहादत हुई आला फौजी, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे एकदम आग की तरह फैले और उन्होंने इल्जाम तराशियां, ट्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए, जो हमने इस पर वतीरा रहा है कुछ अकाउंट्स का सोशल मीडिया इस पार्टी के। अरशद शरीफ साहब का खबर आई है और उसके बाद वही सिलसिला हमने दोबारा शुरू हुआ देते। तो ये हुकूमत आखिरकार, जवाद अहमद साहब, कुछ सबक सीखा उसने, FIA ने कुछ सबक सीखा उन अकाउंट्स को जिनके जरिए दोबारा प्रोपेगेंडा किया गया मुनज़्ज़म तरीके से, हुकूमत पर, रियासत के ऊपर, इदारों के ऊपर इल्जाम तराशियां हुई, उनको कोई सजा हुई ठोस? इमरान खान साहब को कोई सजा हुई ठोस? क्यों नहीं हुई जवाद अहमद साहब? क्या हुआ आखिरकार? ये नैरेटिव तो अभी भी चल रहा है उनका। नहीं, नैरेटिव नहीं चल रहा। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त जिस मूड में है, तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट भी और जो हुकूमत भी इस वक्त की है, हुकूमत वक्त, ये एक्चुअली उनको टाइम दे रहे हैं कि आप सुधर जाएं। लेकिन मैं तो समझता हूँ ये सुधरने वाले हैं नहीं, तो इसलिए उनको टाइम दिया जा रहा है इमरान खान को। और वो इसलिए क्योंकि ये एक हीरो रहे एक ज़माने में। फिर ये कि उन्होंने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अपनी बड़ा एक क्लाउड बनाया हुआ है, उसमें बड़े अरबों रुपया लगाया उन्होंने। फिर जब से वज़ीर आज़म बने हैं, आपको पता है किसने उनको वज़ीर आज़म बनाया? ख़ुद तो ये बन नहीं सकते थे कभी। ये धरनों से लेके इनकी वो जो ये जो कह रहे हैं कि धांधली हुई इलेक्शन में, उस वक्त तक इन्होंने हमेशा हेल्प ली और सपोर्ट लिया है वज़ीर आज़म बनने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ 2 चीज़ें इमरान खान ने इतनी बुरी की हैं इस कौम के साथ।
एक तो ये कि इन्होंने बदलिहाजी सिखाई है, अपने जो सोशल मीडिया पे इनके लोग बैठे हुए हैं वो भी, और उनके अलावा इनके जो अपना लीडरान भी हैं, और वो उस बदलिहाजी में माँ बहन जो है ना उस पर पहुँचते हैं लोग। हर कमेंट इनका इस पे ऊपर होता है या कोई जिनसी बात करते हैं ये। और ये इमरान खान खुद भी औरतों की इज्जत नहीं करते, कभी इस आदमी ने इज्जत नहीं की। आपने देखा है इनकी हरकतें देखें, इनकी बातें सुने। और ये जो इन्होंने फैला दिया है ना इस मुल्क के अंदर, ये तो एक बदतमीज़ी, बदलिहाजी और गालम गलोच, और वो भी माँ बहन की बात करना, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा एक मसला है जो इमरान खान ने इस कौम के साथ किया है। दूसरा ये किया है कि इन्होंने उसी तरह की एक पार्टी दोबारा बनाई है जो कि पहले भी थी, मतलब अमीरों को साथ लेके, एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेके इन्होंने अपनी पार्टी बना के उसके बाद हुकूमत में आ गए। इनके पास करने को कुछ था नहीं, ये नाकाम हुए तो उनके मसाइल हुए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। उसके बाद से ये सड़कों में निकले हुए हैं क्योंकि ये एक नाकाम आदमी है बेसिकली। ये अभी दोबारा भी इनको ले आया जाए ना, ये फिर नाकाम होंगे। जवाब साहब ये बताएं कि पॉलिसी नहीं है। आपने सारे हकायक सुने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको क्या लगता है अरशद शरीफ साहब की हलाकत, इसकी जिम्मेदारी का तायुन इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, जुडिशियल या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन बज़ाहिर जो फैक्ट्स अभी तक आए हैं, प्राइमा फेशी आए, इसका बेनिफिशियरी कौन है और आपके नजदीक कौन, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन हु इज द बेनिफिशियरी प्राइमा फेशी आए, आपको जो लगता है जवाब साहब? देखिए बेनिफिशियरी होना तो एक चीज होती है किसी क्राइम के अंदर कि बेनिफिशियरी कौन है उसका, तो वो तो अभी तक तो पीटीआई नजर आ रही थी, लेकिन अभी फैसल बावडा ने आके डबल काम किया। लोग समझ नहीं रहे फैसल बावडा ने किया क्या है। फैसल बावडा कौन है ये ज़हन में रखें आप, ये इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये पहले भी यही कुछ करते रहे हैं और ये बूट भी इन्होंने रखा था लाके, आपको याद होगा। तो ये फैसल बावडा ने डबल काम ये किया है कि पीटीआई को भी बचा रहे हैं, इमरान खान को खास तौर पे, और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट का भी नाम निकाल रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, और फिर बता भी रहे कि किसने किया है। ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं। और इमरान खान जो है ना, ये बेसिकली बूट पॉलिश करने वाले आदमी हैं। सारी उम्र उन्होंने बूट पॉलिश ही की है। मैं तो समझता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी ISPR ने इस तरह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था ISI के चीफ के साथ। मैं समझता हूँ करना चाहिए था। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, उन्होंने आज साफ कह दिया है कि ये बूट पॉलिश ही है, ये आदमी हमारा बूट पॉलिश करता था। उन्होंने गलती भी मानी है कि आइंदा हम सियासत में नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से एक बयान आया, और अगर वो इस पर कायम रहें तो हमारी जैसी पार्टी जो कि फ़ौज की मुदाखलत कि चाहती नहीं है कि हो कभी सियासत में, और ना हम फ़ौज के साथ इस मामले में कोई काम करते हैं। हम तो फ़ौज को प्यार करते हैं, जिस तरह एक अदारा हमारा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं उसकी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो हमें तो बड़ी खुशी होगी कि अगर फ़ौज की आगे इंटरवेंशन ना हो। लेकिन आप ये देख लें, ये तीनों पार्टीज जो हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ, ये सारी फ़ौज की गोद में खेल के बड़ी हुई हैं, ये सबको मालूम है। बराबरी पार्टी ने ना तो खेलना है, ना हमारे एजेंडे में है, ना हमारे प्रोग्राम में है, ना हमारे मैनिफेस्टो में है। इसलिए मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। इसलिए अच्छी थी कि उन्होंने एक बूट पॉलिश का, यानी इमरान खान का चेहरा जो है वो बेनकाब किया। उन्होंने इमरान खान को बिल्कुल सामने ला के खड़ा कर दिया है कि अब बताओ भाई, हम तो अब ये कह रहे हैं, तुम ये कह रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं, अब बताओ क्या करना है। क्योंकि पहले तो इमरान खान सिंगल हैंडेडली लगे हुए थे, एक साइड से ही वार कर रहे थे। और ये वही आदमी हैं जिन्होंने बूट पॉलिश इसलिए किए ताकि मुझे इक़्तिदार मिल जाए, बाय हुक और बाय क्रुक। मेरे साथ टीम हो ना हो, असद उमर को जी बनाते थे अफलातून और रस्तू, वो 6 महीने बाद उनको बाहर निकाल दिया। 3 इन्होंने जो है वो एडवाइज़र बदले अपने, और 3 उन्होंने वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर बदले। ये तो हाल है इमरान खान का। इमरान खान को इकोनॉमी का क्या पता था और उनकी टीम को क्या पता था अगर वो आते ही उन्होंने लोग चेंज करने शुरू कर दिए थे। तो आर्मी को ये पता चल गया कि ये कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने उनके ऊपर से हाथ उठा लिया, और जब हाथ उठाया उसकी और भी वजह थी, जैसे उस्मान बुज़ार को लगाए रखा। सबको पता है इतना बड़ा सूबा, 12.5 करोड़ का सूबा, उसको उस्मान बुज़ार के हवाले कर दिया। आर्मी कहती थी भाई इसको हटाएं, इस आदमी का क्या काम है, कम अज़ कम मशवरा देती थी, ये मशवरा नहीं मानते थे। तो देखें, जब आप लाए जाते हैं तो फिर आपको उनकी बात ही माननी पड़ती है, अदरवाइज आप एहसान फरामोश होते हैं। और इमरान खान से बड़ा एहसान फरामोश ये आप PTI के अंदर पता कर लें कौन हो सकता है। अलीम खान से पूछ लें, जहांगीर तरीन से पूछ लें, उसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं। इमरान खान ने हर एक थाली में जिसमें खाया है उसमें छेद किया है। ये कौम की थाली में भी छेद कर रहा है और ये करता रहेगा। इमरान खान एक इतनी बड़ी अजाब बन चुका है इस कौम के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले इसने खुद पैसे लगाए अपने ऊपर, और बाद में एस्टैब्लिशमेंट ने इसका मिल के इसको ये मकाम दे दिया, वज़ीर आज़म बना दिया कि ये अब पूरी फोर्स के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली नौजवानों को। और मैं समझता हूँ कि ये
बहुत ही एक बुरी बात हो रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इमरान खान को भी सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब साफ हो गया है कि साइफर की जो साजिश थी वो साजिश उनकी अब नहीं ये थी, साफ हो अमेरिका गया, की। सब तो ये बताएं, साजिश इमरान खान की थी। अच्छा, मैं राना सनाउल्लाह साहब का ये साजिश इमरान खान की थी। लॉन्ग मार्च के हवाले से अली गौर बलोच साहब, लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या नजर आता है ये सुनने के बाद? जो आज डीजीआईएसपी और डीजीआईएस क्या लोग निकलेंगे बाहर, ये मैं पूछूंगा, लेकिन पहले सुनते हैं राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला क्या कह रहे हैं कि किस तरह ये पूरा एजेंडा बेनकाब हुआ है। लेट्स हियर दिस आल्सो, लेट्स हियर दिस। ने कहा था कि मैं जुमेरात या जुमे को मैं अनाउंस करूंगा कि मैं कब निकल रहा हूं, मैं कब लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। इसमें कोई अबहाम नहीं है। ये मंगल को इसने क्यों जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि जी मैं फलां दिन जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू करूंगा, यानी क्योंकि उसी रात जो है वो अरशद शरीफ शहीद की डेड बॉडी जो है वो आ रही थी, पाकिस्तान से लाया जा रहा था। तो ये कोई अपना जो है वो क्या ज़रूरत थी 2 दिन पहले जो है वो उसको जो है वो अनाउंस करने की। जी, ये अली गौर बलोच साहब आप फरमाइएगा कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, फिर फैसल वाडा साहब ने जिस तरह कहा कि लाशें नजर आ रही हैं उनको, इसमें ये अब लॉन्ग मार्च में पहली बात लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि घर के भेदी ने लंका ढा दी है। आज डीजीआईएसपी और आईएसआई ने सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। इसका कोई मुस्तकबिल है? 30-40 लोग कितने निकलेंगे शहरों से मुख्तलिफ, आपको क्या लगता है गौर बलोच साहब? देखिए, ये तो पता लग जाएगा कि लॉन्ग मार्च में जो है इमरान नियाज़ी साहब के साथ कितने लोग निकलते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इमरान नियाज़ी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने कभी भी पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं किया। हमेशा मुल्क के ऊपर लॉकडाउन करने की कोशिश की मुल्की वसाइल के ज़रिए। आज भी देखें KPK में और पंजाब में इन्हीं की पार्टी की हुकूमतें हैं और उनके वसाइल इस्तेमाल करते हुए ये मरकज़ के ऊपर चढ़ाई करने का प्रोग्राम बना रहे हैं भाई साहब। और हालात इनके ये हैं कि उन हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करके जब ये चढ़ाई करेंगे तो फिर जाहिर है आगे से इनको फिर अगर ये दंगा फसाद तो इन्होंने यकीनन करना है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, इन्होंने असम्बली हाल के जंगले वो तोड़े और शलवारें लटकाई, PTV के ऊपर हमला किया, पूरे इस्लामाबाद में पिछले दिनों में आग लगाई और अपने शरपसंद लोगों को चंद एक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए रेड जोन के अंदर दाखिल किया। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। एक तरफ आपको याद है जब ये पिछली दफ़ा आए हैं तो शेख रशीद कहता था जी खून की होली होगी। आज वही इनके दस्ते रास्त जो हैं वो वाडा साहब ने भी यही बात की है कि ये जो है शायद क्योंकि खान साहब चाहते हैं कि मुल्क में आग लगे, चूँकि ये सिर्फ मरकज से इक़्तिदार में बाहर आए हैं। फौज से एस्टेब्लिशमेंट से तवक्को करते थे कि इनके खिलाफ अदम एतमाद को गैर आईनी तरीके से आपकी तैयारी क्या है इस पर अली गौर बलोच साहब? वो तो जो चाहते हैं वो बता रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? और आज आर्मी ने भी कहा है वाज़े कि उनका आईनी हक है कि वो जमा हो सकें, लेकिन इनस्टेबिलिटी अदम इस्तेहकाम नहीं होने देंगे वो। तो आपकी अपनी तैयारी क्या है? आप सिविल आर्म फोर्सेस से रोकेंगे, फौज तलब करेंगे 245 के तहत, क्या करेंगे आप लोग? देखें, अगर पुरअमन एहतजाज करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने तो कभी भी पुरअमन नहीं किया। इन्होंने तो हमेशा जलगार की है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया, मुल्क की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़े गद्दार तो ये खुद हैं कि जब आप देखें कि इनके वज़ीर ख़जाना जो थे साबका शौकत तरीन साहब, वो सूबों के वज़ीर ख़जाना को क्या कह रहे थे कि IMF से पाकिस्तान के लिए कर्जा मंजूर ना होने दो। फिर दूसरी तरफ मतलब है कि ये पाकिस्तान में क्या क्या ऐलान करते रहे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान करते रहे। चाइना का सदर ने जब आना था तब इन्होंने क्या किया, और अब भी इत्तेफाक ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं, उनका विजिट है। सर मुझे ब्रेक लेनी है, मैं अली गौर बलोच साहब अगर याद है तो मैं इस ब्रेक के जवाब को मुकम्मल लेते हैं आपसे। क्या हुकूमती हिकमत अमली इस बारे में क्या होगी, इमरान खान साहब के प्लान्स क्या हैं लॉन्ग मार्च के बारे में, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए हक़ाइक़।
बहुत से अहम जो नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स, फिक्शन और तमाम कॉन्स्पिरेसी से आज पर्दा उठ गया, आज हकीकत हो गई है आया। अर्शद शरीफ साहब को जिस तरह कत्ल किया गया, इस पर कुछ संगीन नौयत के सवालात DGISPR की तरफ से उठाए गए। ये जो एक जुमला अक्सर यहाँ पर ट्रेंड्स में कौन था वो कौन था, DGISPR ने सवाल उठाया कि वो कौन था, क्योंकि दुबई से सरकारी सतह पे उन्होंने कहा कोई इत्तलात ऐसी नहीं है हमारे पास कि गवर्नमेंट किसी एजेंसी या गवर्नमेंट की तरफ से दुबई से उनको निकलने का कहा गया हो। उनको क्यों दुबई से निकालने को कहा गया, किसने निकाला, क्यों वहाँ पहुँचे कीनिया, किस तरह पहुँचे कीनिया, कुछ अहम सवालात DGISPR ने जो उठाए थे। लेट्स हियर दिस। तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब लेना चाहिए। यहां पर यह भी सवाल उठता है कि UAE रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात को किसने सरअंजाम दिया? मुत्तहिदा अरब अमारात में अरशद शरीफ के क़याम ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा था? किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है? एक बयानिया यह भी बनाया जा रहा है कि जब अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया तो सिर्फ कीनिया ही वो वीजा फ्री मुल्क था जहां पे वो एंट्री ले सकते थे, हालांकि दुनिया में कम से कम 34 ऐसे ममालिक हैं जहां पर वीजा फ्री एंट्री पाकिस्तानियों को मौजूद है। अरशद शरीफ क्यों कर कीनिया पहुंचे और उनकी मेजबानी कौन कर रहा था? उनका पाकिस्तान में किस किस से राब्ता था? अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन है? उनका अरशद से क्या रिश्ता था? क्या अरशद उन्हें पहले से जानते थे या किसी ने यह राब्ता इस्तवार कराया था? कुछ लोगों ने अरशद शरीफ साहब के लंदन में मुलाकात के दावे भी किए। वो दावे उनसे किसने करवाए और किन बुनियादों पर वो दावे किए गए? क्या ये दावे भी फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा थे? सारे संगीन सवालात। इन सवालात की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि अरशद शरीफ साहब खुद एक तहकीक करने वाले सहाफ़ी थे। वो एक तहकीक करने वाले सहाफ़ी थे जो दस्तावेज़ात, फैक्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करते थे। तो अरशद शरीफ साहब के इल्म में, और यकीनी तौर पर हम सब के इल्म में, क्योंकि जिस तरह वो तहकीक करते थे, ये बात बहुत आया है कि कीनिया की पुलिस दुनिया की 10 करप्ट तरीन पुलिस में उसका शुमार होता है। कीनिया एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में अल जजीरा डॉक्यूमेंट्री कर चुका है कि किस तरह वहाँ की पुलिस इस्तेमाल होती है इस तरह की किलिंग्स के लिए। वहाँ के बारे में मशहूर है कि एक सिगरेट का पैकेट देकर भी आप किसी को मरवा सकते हैं। वहाँ के बारे में यह तक मशहूर है कि बरतानिया में एक शौहर ने अपनी बीवी को मरवाना था तो उसे कीनिया लेके गया और उसने उसका कत्ल करवा दिया। तो एक ऐसे मुल्क जहाँ उनको उकसा के भेजा गया, आखिरकार वो कौन था जिसने उकसा कर भेजा? ये DGISPR ने अहम सवाल उठाए। इमरान खान साहब ये कह चुके हैं इससे पहले अपने बयानात में कि उनको भी पता था थ्रेट का और उन्होंने कहा था कि तुम मुल्क से बाहर निकल जाओ। उन्होंने अरशद शरीफ साहब को कहा था कि मुल्क से बाहर निकल जाओ। तो जो बार बार सवाल भी आज हुआ कि क्या इस बारे में इमरान खान साहब से भी तहकीकात होगी, ये बड़ा अहम सवाल है इस वक्त है। और मजीद अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कहा उस पर बात भी करते हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब से भी तहकीकात होनी चाहिए? जवाद अहमद साहब, इस सिलसिले की आपसे पूछता हूं। पहले देखें, तो ये है कि मैं वो पहला आदमी था जिसने इमरान खान को एक्सपोज करना शुरू किया। जिस तरह का वो आदमी है उस तरह मैंने बोलना शुरू किया। पहले मैं इनकी इज्जत करता था लेकिन अब मैं नहीं करता बिल्कुल भी। ये मैंने पहली दफ़ा कहा ये फ्रॉडिये हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ही कहा कि ये साजिशी हैं, फसादी हैं, क्योंकि मुझे अपने मुल्क को ख़राब करता वो कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। मैंने बड़ी मेहनत की है इस मुल्क के अंदर। मैंने इस मुल्क के अंदर लोगों को प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। एक आदमी आकर लोगों को तकसीम कर रहा है, नफरत फैला रहा है, तो ये आदमी बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ये खुद मैंने जैसे दोबारा आप कहूँगा कि जिस फौज के बूट पॉलिश किए उसी को इसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इस हद तक चला गया जिस हद तक ये चला गया है। अच्छा, ये जहाँ तक ये जो बात है इस वाली जो अरशद शरीफ की वफ़ात के बाद जो हुआ है, इसने कहा इसलिए पहले कह दिया कि जी मैंने इसको बाहर भिजवाया था, इनको बाहर भिजवाया था अरशद शरीफ को, इसलिए कहा कि इसको पता था कि इस तक ये खुरा आएगा। और ये बड़ा तेज़ आदमी है। इमरान खान बड़ा मक्कार आदमी है। ये हमेशा सोच समझ के काम करता है। इसने देखा कि अब ये कि मेरी तरफ आएगा मामला कि मैंने कहा था बाहर चले जाओ। भाई क्यों चले जाओ? खुद तो जाते नहीं हो, खुद क्यों नहीं चले जाते? आप मुल्क से खुद चले जाओ। आपके पीछे लोग नहीं पड़े हुए। एक अच्छा भला बहादुर आदमी था वो। अगर बेशक वो मेरे ख्याल में वो गुमराह हो चुके हुए थे थोड़े बहुत, कि वो बिल्कुल ही
बहुत ही ज़्यादा इमरान खान के साथ खड़े हो गए थे। जैसे इमरान खान ने तो खुद अपने बलबूते पे हुकूमत हासिल की थी, लेकिन चले अब वो उनकी वफात हो गई है। मैं बहुत अफसोस है, मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन वो बहादुर थे, वो बहादुर आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों भेजा उनको बाहर? और इमरान खान जो बार बार कहते हैं ना कि जी वो मैं जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, ये असल में दूसरों की जान की बात कर रहे होते हैं कि मैं जान दे दूंगा किसी की। अब अशर शरीफ की दे दी है, आगे जाके किसी और की दे देंगे। और भाई आप 300 कनाल में रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, एंजॉय करते हैं, पहाड़ी पे रहते हैं आप। अगर रियासत ने आपके खिलाफ कुछ करना हो ना, एक ड्रोन की मार है आप। कोई रियासत हमारी इस तरह की नहीं है अभी कि लोगों को मारती फिरे। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हिस्ट्री में हुई हैं जिसके अंदर के लोग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं तो उसका फिर एक तरीका भी बताता हूँ कि आप ना जाएं फौज के पास, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने बलबूते पे बिल्ड करें ना, हमारी तरह करें, लॉन्ग वे लें, लंबा रास्ता लें। ये तो अब गोद में बैठ के आने वाले आदमी हैं, और इसलिए मेरे ख्याल में इन पे इनकी तहकीकात इनकी भी होनी चाहिए, बाकियों की भी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता, मैं इन पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन ये खुद अपने ऊपर इल्ज़ाम दिलवा रहे हैं, ये अपने ऊपर कैमरे लगा रहे हैं कि जी मैंने कहा था बाहर चले जाओ। इन सब की जो है जिम्मेदारी है कि ये इस बात को, इस तहकीकात को हेल्प करें, सपोर्ट करें, और ताकि असल हक़ाइक़ लोगों के सामने आए। अभी तक तो सिर्फ आपस में शुगल लगाया हुआ इन लोगों ने, ये हुक्मरान तबका, अशराफिया, ये अमीर लोग, इस तमाम पार्टी में करोड़ोंपति लोग, ये अरबोंपति लोग, ये करोड़ों रुपया लगाने वाले इलेक्शनों में ये आपस में एंजॉय कर रहे हैं। सारा दिन टीवी पे हम इनकी बक बक सुनते हैं, बुरा ना मानिएगा मेरे लफ्ज़, लेकिन ये फिर भी मौजब लफ्ज़ है, इसलिए कि ये अमीर लोग हैं, सारे बक बक करते हैं। अभी यहाँ पे स्टूडियो में एक साहब हैं, उनको मैंने पूछा, नहीं ये बात ज़रूरी है, मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुझे बताएं कि आपका ये लॉन्ग मार्च से आपको क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा जी हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा क्या ये होगा कि लॉन्ग मार्च से जब वापस आएंगे लोग तो आपको तनख्वाह आपकी बढ़ जाएगी? उन्होंने कहा जी हमें तो तनख्वाह बढ़नी क्या है, जब से कोविड आया कम हो गई है। तो मुझे बताएं क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च को करने जा रहे हैं, वो अपने जैसे लोगों के साथ करने जा रहे हैं, अपने लिए, अपने सरमायादार साथियों, जागीरदार साथियों, पीरों, मुर्शिदों, इनके लिए करने जा रहे हैं, या आम इंसान के लिए करने जा रहे हैं? क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि इन्होंने अभी तक जो कुछ किया है खुद किया है। तोशा खाने से पैसे भी खाए हैं, फॉरेन फंडिंग से पैसे भी खाए हैं, इसके अलावा मलिक रियाज से रिश्वत ली अरबों की, ये सारा कुछ ये करते रहे। आज इनको घड़ी चोर भी कहा गया है, अभी घड़ी चोर के नारे लगे हैं इनके ऊपर। मैं अली गौहर साहब, आप अब सवाल यही है कि इस लॉन्ग मार्च में आप लोग क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? इस लॉन्ग मार्च को होने देंगे, रोकेंगे, क्या कोशिश करेंगे? सिविल आर्म फोर्सेस से रोकेंगे, आर्म फोर्सेस से रोकेंगे? क्या हिकमत अमली आपकी होगी? अब आपकी तरफ नजरें सबकी। अली गौहर साहब। जी बिल्कुल, देखें अगर एहतजाज पर अमन हो तो उसको तो कोई एतराज़ नहीं है, और जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है इसमें, लेकिन अगर इन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, फिर जिस तरह से पिछली दफ़ा इस्लामाबाद में आग लगाई थी, दोबारा आग लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो फिर इनके साथ कानून के अन्य हाथों के साथ निपटा जाएगा। और इनको फिर अंदाज़ा है, उस वक्त भी ये KPK की हुकूमत की गाड़ियाँ लेकर और असला लेकर इस्लामाबाद में इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की थी। तो फिर जब इनको रोकना था तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आखिर ये मुल्क है, ये मुल्क का कैपिटल है, इन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत बासियत हुकूमत हम सब का फ़र्ज़ है। और वो इंशाअल्लाह ताला अगर ये कोई इस किस्म का इन्होंने एडवेंचर करने की कोशिश की, जो कि यकीनी तौर पर ये करेंगे, तो फिर उसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमने पिछली दफ़ा भी साबित किया कि हम उसको रोक भी सकते हैं। अभी आप कह रहे थे अली गौहर साहब के वज़ीर आज़म साहब बैरून मुल्क दौरों पर होंगे, उस वक्त आप ये दिखाएंगे, हमारे टीवी स्क्रीन पे हम चल रहा होगा कि, और हम देख रहे होंगे कि दो हुकूमतें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये दोनों हुकूमतों की बज़ाहिर स्टेट मशीनरी भी साथ होगी ना इस लॉन्ग मार्च में, कि वो आपकी वफाकी हुकूमत के खिलाफ मार्च हो रहा है, दिखाया। और विजुअल से यही साबित होगा कि उनकी पुलिस भी साथ होगी, उनको सिक्योरिटी फराम कर रही होगी, और आपके रोड ब्लॉक्स जो ख़त्म हटा रही होगी, उसी मशीनरी से रोड ब्लॉक्स हटाए जा रहे होंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी से। तो ये क्या मैसेज जाएगा स्टेट के बारे में कि हम कितने, एक आईनी हक तो है, लेकिन कितना ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का मैसेज नहीं जाएगा आलमी सतह के ऊपर इससे, जब आप जाएंगे आगे? तो देखें, जो सियासी बंदा ये बात करे कि ये कहे कि पाकिस्तान में अगर वो बरसर इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान के ऊपर चाहे एटम बम फेंक दिया जाए,
ये अल्फाज किसने कहे थे? वही बंदा है जो हुकूमती वसाइल, हुकूमती इदारों को आपस में लड़ाता है, पाकिस्तान की कौम को आपस में लड़ाता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन जो है अगर वो हुई है तो इमरान अहमद न्याजी साहब के 4.25 साल में हुई है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो कर्जे लिए गए वो इमरान अहमद न्याजी साहब के दौर में लिए गए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मुआशी तबाही जो हुई है वो इमरान अहमद न्याजी के 4.25 साल के अंदर हुई है। आज सूरत-ए-हाल ये है कि KPK हुकूमत जो है बासियत सूबा डिफॉल्ट कर चुकी है और पंजाब में इनकी हुकूमत है। वहाँ पर मुल्तान में आपको पता है कि एक अस्पताल की छत पर लाशों को जो है वो चीले और परिंदे नोच रहे थे। ये इनकी गवर्नेंस है, ये इनकी सूरत-ए-हाल है। ये इक़्तिदार के नशे में धुत एक पाकिस्तान में यकीन करें कि ये आदमी फ्रॉड फैलाता है, फ्रॉड करता है लोगों के साथ, और ये मतलब है कि लोगों को वरगलाने की कोशिश करते हैं और अपने वरगलाने की वजह से इसने कुछ जत्थे अपने साथ किए हुए हैं। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने की, ISPR ने की, मेरा ख्याल है कि इसकी गलाजत जो है वो बेनकाब हो चुकी है, इसकी गंदगी जो है वो बेनकाब हो चुकी है और इसके वो बुरे अज़ाइम और जो जिसकी वजह से अभी तो जो ISPR ने अरशद शरीफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ये लोगों को कहता फिर रहा है और एक कैंपेन इसने चलाई, इसने एक गालम गलूज ब्रिगेड रखी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर जो इदारों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आज मैं आपको ये बताता चलूं जो एक खातून जज को भी धमकी देने से मुझे वाइंड अप करना है, मैं माजरत हूं टाइम इख्तिताम पे पहुंच रहा है। गौहर बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, साहब का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ साहब का जनाजा था, इमरान खान साहब उस जनाजे में नहीं आए, ये भी आपको बताना था। उन्होंने गायबाना नमाज़ पढ़ी है, इधर नहीं आए, उनके जनाजे के साथ शरीक नहीं हुए थे। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फीडबैक के लिए फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर ज़रूर दीजिएगा फीडबैक, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।